देखो भाई, न्यूटन सेकंड लॉ करने जा रहे हैं अभी हम, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ चुके थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ करने से पहले हमारे को मोमेंटम समझ में आना जरूरी है। मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम को हम कैसे समझेंगे? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम को देखो पी से डिनोट करते हैं, याद रखना, पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर लगाया मैंने ऊपर। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास मास होगा और उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा ही होगा। समझ में? फॉर एग्जांपल, कई बार हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हुए रास्ते में कोई आगे हट जाता है, आगे आ जाए अपने साइकिल चलाते हुए, तो हम यूँ नहीं कहते हैं मौसम तुड़वा दिया भाई, मौसम तुड़वा दिया, हट ले। या हम बहुत ज़्यादा हाइट पे साइकिल को चढ़ा रहे हैं, तो हमने खूब तेज़ भगा कर रखी थी, पीछे से भगा के ला रहे थे और हम चढ़ाना चाहते थे ऊपर, रास्ते में कोई आ गया तो हम बोलते हैं भाई मौसम तुड़वा दिया, फिर से स्टार्ट करेंगे पीछे से। तो मौसम तुड़वाने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मौसम तुड़वाने वाली है क्या कोई चीज़? मौसम तो मौसम है, वेदर। वो तो देसी भाषा है, और साइंटिफिक लैंग्वेज क्या है? मोमेंटम। तो हम साइकिल भगा के ला रहे थे, तो हमारे पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी कम हो जाती है, मास तो उतना ही रहता है, भले आपका साइकिल पे बैठे हो आप, आपका मास, साइकिल का मास दोनों का सेम ही है। जितनी कम आपकी वेलोसिटी है उतना आप क्या बोलोगे? मौसम तोड़वा दिया। जितनी ज़्यादा आपकी वेलोसिटी उतना ज़्यादा क्या बोलोगे आप? मोमेंटम। तो मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा। कुछ चीज़ आ रही समझ में? अब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए मोमेंटम वेक्टर है। पहले जो लाइट देख रहे हो ना, अभी ये लाइट इस रूम में जल रही है, तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या फेंक के मारे जा रहे हैं सोर्स से? पैकेट ऑफ एनर्जी। 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो, फोटॉन्स। तो ऐसा मानते थे कि फोटॉन्स के पास मास नहीं होता, मास जीरो, तो ऐसा मानते थे कि मोमेंटम क्या है? जीरो। लेकिन आज के दिन मोमेंटम हम एक दूसरी डेफिनेशन से बताते हैं कि इनका मास भले ही जीरो, मास जीरो नहीं होता है, सुन लो, मास बहुत ज़्यादा अप्रोचेस टू क्या होता है? जीरो। इनके पास वेलोसिटी है, मोमेंटम है। वेलोसिटी कौन सी है इनके पास? है वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट की जो स्पीड होती है फोटॉन्स की, वही स्पीड होगी ना भाई, क्योंकि लाइट में क्या चल रहे हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो जिसका मास जीरो, अगर जीरो है रियलिटी में, तो उसका मोमेंटम क्या होता है? जीरो। वेलोसिटी जीरो, इनमें से कोई एक चीज़ जीरो है, तो फिर मोमेंटम क्या हो जाता है? जीरो। समझ में? तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा बताइए? केजी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे, सीधी सीधी बात है, ज़्यादा वेलोसिटी आएगी उसके पास, और उसका मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा। कुछ यही समझ में? तो मोमेंटम समझ में आया तभी तो सेकंड लॉ समझ में आएगा। सेकंड लॉ देखिए क्या है। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी। वैसे लीनियर लिखना ज़्यादा सही रहेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। सेकंड लॉ ये है सेकंड लॉ। आप क्या सोचते हो? F इज टू मा, ये मानते हो आप। सेकंड लॉ ये नहीं है, ये तो इसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है। ये नहीं आया होगा समझ में? ये है सेकंड लॉ, और उससे ड्राइव हुआ है क्या है? फोर्स इज टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले इस चीज़ को समझिए, डेफिनेशन क्या कहती है, और मतलब सेकंड लॉ है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट जब भी कभी भी लग जाए ना, रेट किसी भी चीज़ के साथ लग जाए, तो मैंने आपको बताया हुआ है, रेट का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ बदलना, टाइम के साथ चेंज होना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम किस चीज़ से चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। अब
रेट एक सेकंड के लिए छोड़ दो आप, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा। यूँ समझिए, चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा। फोर्स अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा आप साइकिल के पेडल लगा रहे हो, ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है? पहले मोमेंटम कुछ था, वेलोसिटी कम थी, बाद में आपकी वेलोसिटी बढ़ गई है तो मोमेंटम अलग हो गया है, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी। कुछ चीज़ आई समझ में? तो जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज होगा। तो इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लिख दूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब फोर्स अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट का मतलब क्या है? टाइम के साथ चेंज होना। चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, चेंज इन टाइम। कुछ चीज़ आई समझ में? तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ? चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। भाई टाइम भी तो चेंज हो रहा है ना, मोमेंटम को चेंज होने में कुछ टाइम चाहिए। ऐसे नहीं बिना टाइम के आप मोमेंटम को चेंज कर दोगे। आप गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर रहे हो तो उसमें भी टाइम लगेगा, अगर आप ब्रेक लगा के रोक रहे हो तो उसमें भी टाइम लगेगा। आप दोनों ही टाइम पे क्या चेंज कर रहे हो? उसका मोमेंटम। और ब्रेक अप्लाई करके आपने उसकी वेलोसिटी चेंज की। मान लीजिए पहले वेलोसिटी थी 60, बाद में वेलोसिटी होगी 10, तो चेंज इन मोमेंटम है वो भी, ठीक है। अब डेल्टा पी बाई क्या है? डेल्टा टी। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा पी को क्या लिखूंगा? जब चेंज आता है ना, चेंज एक ऐसा वर्ड है, मैंने आपको बताया है, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस क्या करोगे आप? इनिशियल। चेंज इन साइकिल्स, अगर ऐसा है चेंज इन साइकिल्स या चेंज ऑफ साइकिल्स, तो आपको क्या लिखना है? फाइनल साइकिल पहले माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा चेंज का मतलब एक ही है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन में टाइम। T2 माइनस T1 करोगे तो भी T ही आएगा। फाइनल टाइम T2 माइनस T1 क्या बचेगा? T। अब इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो? मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी आपने लिख दी तो फाइनल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लिख दी तो क्या है? इनिशियल मोमेंटम। अपॉन में क्या आ गया है? टाइम। क्या कॉमन है यहाँ पे? m। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m v माइनस यू बाई टी, यही तो बचा है ना। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स इज इक्वल्स टू k मास इनटू एक्सेलरेशन, और k की वैल्यू को हमने क्या कर दिया? 1। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे 1 कर दिया भाई आपने? k को 1 कैसे कर दिया आपने? k क्या है? कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया हुआ है, इस कांस्टेंट की वैल्यू को आप 1 कर सकते हो कि नहीं? बताइए, क्या आप किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को किसी भी सिचुएशन में 1 कर सकते हो? बताइए। नहीं, आप किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को अपनी मर्जी से 1 नहीं कर सकते। 1 करने के लिए क्या कंडीशन है? उस जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन है उसमें कोई क्वांटिटी पहली बार आई हो तो ही आप 1 कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी तो एक कांस्टेंट था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप जानते हो, यहाँ पे भी तो कांस्टेंट है। कौन सा? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो इसकी वैल्यू भी 1 कर सकते थे कि नहीं? कर सकते थे, करना चाहते थे, ताकि फॉर्मूला क्या हो जाए अपना? छोटा। कि हट जाए, कोई भी कांस्टेंट हट जाए तो फॉर्मूला छोटा हो जाए। तो बेटा इस इक्वेशन में कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर 9th में आपने पढ़ा हो तो ये जो चैप्टर है ये 2nd चैप्टर आता है, और ये कौन सा है? 3rd। तो पहले कौन आ गया है? फोर्स। फिर कौन आया? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा या अभी तक हमने पढ़ा है, तो अभी तक हमने फोर्स के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है कहीं पर भी। अभी तक फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा हमने या वेक्टर पढ़ा, उसमें कहीं फोर्स का जिक्र हुआ ही नहीं है। ये समझिए फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे फोर्स एक्चुअल में आया है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप किस तरह से 1 कर सकते हो कि फोर्स नया है, इसकी यूनिट अभी तक नहीं बनाई थी, तो किस तरह से 1 किया गया k को? यहाँ पे इस g को 1 क्यों नहीं किया गया? समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। आपने 1 kg मास लिया, कितना? 1 kg, उसको कितनी एक्सेलरेशन दे दी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा होगा उसको 1 यूनिट फोर्स बोला जाएगा, 1 यूनिट। और इस तरह से 1 1 1 करके k की वैल्यू को क्या कर दिया? 1। बाद में 1 यूनिट को क्या बना दिया गया? 1 न्यूटन फोर्स।
कुछ चीज़ आई समझ में? अभी तक इसकी यूनिट नहीं बनी थी, यूनिट बनने के बाद ये नया नहीं रह जाएगा। अब इस सिचुएशन में आकर के ये पुराना हो गया, फोर्स की यूनिट बन गई इसलिए पुराना, मास की यूनिट बन चुकी केजी, केजी डिस्टेंस की मीटर, इसलिए जी की वैल्यू को आप 1 नहीं कर सकते भाई। कुछ चीज़ आई समझ में? तो इस तरह से न्यूटन जो है इसकी वैल्यू को 1 नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद कैवेंडिश ने लैब में इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली थी। ठीक है, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। तो ये है न्यूटन से सेकंड लॉ, F इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई इट इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। कैसा लॉ है ये? रियल लॉ ऑफ मोशन है ये। रियल लॉ ऑफ मोशन मतलब सभी चीज़ों के बारे में बताता है, ध्यान से देखिए। MA, इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो तरीका ये आपके आगे, ध्यान से देखिए, दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रूव किया हमने, डेफिनेशन का रिजल्ट क्या है ये। ठीक है, अब देखिए F इज इक्वल्स टू MA क्या बताता है, मैंने पहले ही बोल दिया, इट इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। क्या बताता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, देयर मस्ट बी एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी या डिक्रीज। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। कुछ आया कि नहीं समझ में? नहीं है। अगर फोर्स लग रहा है ना तो वो एक्सेलरेट करेगा, मतलब या तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। एक्सेलरेशन या डिक्लेरेशन दो ही चीज़ें तो हैं। वेलोसिटी डिक्रीज करती हैं तो हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो क्या बताता है ये बताता है कि जरूरी नहीं, सुनो, जरूरी नहीं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स 0 तो आप क्या मानते हो उसकी वेलोसिटी भी क्या है? 0। नहीं भाई, फोर्स 0 का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0। इधर वाली टर्म क्या हो जाती है? 0। मास 0 नहीं है उसका, मास 0 नहीं हो सकता ना किसी बॉडी का, तो क्या 0 है? एक्सेलरेशन। मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, न तो वो उसकी स्पीड बढ़ रही है न घट रही है, नो एक्सेलरेशन। तो चीज़ आई समझ में? तो सेकंड लॉ रियल लॉ ऑफ मोशन है, जो रियल में फर्स्ट लॉ को भी डिफाइन करता है, फर्स्ट लॉ को भी बता देता है ये, और ये थर्ड लॉ को भी बता देता है। ठीक है ना, तो इसको भी पढ़ेंगे हम कि न्यूटन सेकंड लॉ कंटेंट फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है भाई, और क्या बताता है ये? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक्सटर्नल फोर्स किसी चीज़ को मोशन में लाएगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। कुछ चीज़ आई समझ में? ये जरूरी नहीं कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही हो। कुछ चीज़ आई समझ में? अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो फिर चलती रहेगी, चलती रहेगी, रुकी हुई तो रुकी रहेगी। फर्स्ट लॉ आया कि नहीं इसमें? आया कि नहीं? अब इसको दूसरे तरीके से कैसे प्रूव करेंगे? दूसरा तरीका भी इसका, एक दूसरा मेथड देखिए इसका। देखो सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड में हमारे को रिजल्ट ही लाना है, बस हमारे को ये रिजल्ट लाना है, तो हम फिर इसकी डेफिनेशन नहीं देखेंगे। एक अपने अंदाज से, एक अपने तरीके से F इज इक्वल्स टू MA लाए हैं हम सोच करके, वो लॉ की फॉर्म में नहीं है। जैसे लॉ था, सेकंड लॉ क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ की है, लेकिन अगर सीधा रिजल्ट लाना है तो आप ला सकते हो। किस मेथड से? देखिए आप सोचिए, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका मास क्या है? M, और एक हैवी पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, जिसका मास क्या है? कैपिटल M। अब मान लीजिए आप इसको धकेल रहे हो, ठीक है, इसको धकेल रहे हो, और कितना फोर्स लगाया आपने? मान लीजिए 10 न्यूटन फॉर एग्जांपल। तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगी ना? अब उतना ही फोर्स अगर इसके ऊपर लगाओगे आप तो एक्सेलरेशन क्या होगी? कम। मास बढ़ने से एक्सेलरेशन उतने ही फोर्स में क्या रहेगी? कम। बताओ आया कि नहीं समझ में? तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स। भाई इसके ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स लगाओ आप उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन। इसको धकेलना है तो आसानी से धकेल सकते हैं। यूँ समझ, एक छोटी गाड़ी है, टॉय कार, आसानी से धकेल सकते हैं, या ट्रक खड़ा कर दिया अभी, धकेल के दिखाइए। आप ऑब्जर्व करिए इस चीज़ को, क्या जिस मास अगर बढ़ाया आपने तो एक्सेलरेशन कम होगी। ठीक है, तो जितना मास बढ़ता चला जाता है उतनी एक्सेलरेशन कम होती है। दो रिलेशन निकला है एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स अप्लाइड। भाई एक आदमी ट्रक को धकेल रहा है और 10 आदमी धकेलेंगे, थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगी। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास। बस आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, F बाई M, फोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इनटू एक्सेलरेशन, कांस्टेंट MA, F इज इक्वल्स टू MA इफ K इज इक्वल्स टू 1। आ गया ना? हाँ, तो
तो आसान बाद में बताया जाता है, बाद में इसलिए बताया जाता है ताकि समझ में आए। हाँ, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन तो वही है भाई, रियल डेफिनेशन है वो। ये तो एक देसी तरीका अपना वैसे सोच के निकाल सकते हैं। वैसे बन जाएगी डेफिनेशन भी, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास ऑफ द बॉडी, वहाँ से ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड लॉ देखिए फाइनल। थर्ड लॉ बहुत ही आसान है। थर्ड लॉ सिर्फ एक लाइन का है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। कोई भी एक्शन करोगे आप, उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा ही होगा। ये अपनी रियल लाइफ में कहीं पर भी ऑब्जर्व करो आप। ठीक है, जब भी आप कोई एक्शन करोगे उसका रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, आप कोई भी आप छेड़खानी करो, मान लीजिए मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, आपने सोचा क्यों ना मस्ती की जाए, आपने भाई एक छोटा सा पत्थर उठाया और फेंक के मारा, आपने किया एक्शन, फिर मधुमक्खी ने किया रिएक्शन, और फिर रिएक्शन, उसका रिएक्शन आपको पता है क्या करेगा, सुझा देगा आपको हर जगह से। तो एक्शन रिएक्शन रियल लाइफ में चलता है भाई। तो रियल लॉ है मोशन के सारे रियल लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, ये समझिए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जब भी हम एक्शन, जब हम चल रहे हैं, मान लीजिए हम चल रहे हैं, तो ग्राउंड पे क्या किया हमने, एक्शन। कुछ समझ में, चल रहे हैं तो ग्राउंड पे हमारा क्या एक्शन, और ग्राउंड ने वापस में हमारे को धकेला आगे की तरफ, रिएक्शन। ठीक है, आप देखिए अगर एक बोट किनारे पर खड़ी है ना बोट, तो उसमें से आप जंप करना चाहते हो, तो आपने क्या किया, आपने बोट में से आप किनारे पे जंप करना चाहते हो, कोई नदी है उसमें, तो आपने क्या किया, एक्शन। आपके एक्शन के कारण वो तो पीछे जाएगी और उसके रिएक्शन के कारण आप आगे की तरफ जाओगे। बताओ आया कि नहीं समझ में। तो एक्शन रिएक्शन हर जगह है अपनी लाइफ में, बस आप ऑब्जर्व ही नहीं करते हो। ठीक है, आप भैंस बांधते हो, हर रोज़ बांधते हो, देखो आप भैंस को खींच के ऐसे, भैंस ने कहीं ना जा, तुम खींच रहे हो, भैंस ने कहीं नहीं जाऊंगी, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, एक्शन, और उसका क्या रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हर जगह है लाइफ में। तो एक्शन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है भाई, तुम्हारे पापा ने एक चाटा मारा जोर का, तो वो क्या था, एक्शन। ठीक है, अब तुम यूँ नहीं कहे बदले में मारेंगे हम, नहीं, बदले में मारना नहीं है, वो बड़े हैं भाई। अब उसी टाइम पे लग गया है, तुम्हारे पापा की चाटा लग गया है, तो कैसे, क्योंकि आपके फादर ने यहाँ जो हाथ था उसका ऐसे लगा आपके चिक के ऊपर, गाल के ऊपर लगा, तो ये था एक्शन। अब आपकी गाल ने वापस में क्या किया है, रिएक्शन। तो तुम कहोगे हमारे को दर्द ज़्यादा होगा, नहीं, वो बात सही है। हमारा जो फेस है, स्किन बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, सॉफ्ट कोमल होती है फेस की स्किन, यहाँ पे दर्द ज़्यादा होता है और यहाँ पे दर्द कम होता है ना। तो टीचर्स यहाँ आपको डंडे मारते होंगे, यहाँ खाएं कभी, और वही डंडा है गाल पे खा के देखना कहाँ पे ज़्यादा दर्द होगा, है ना। तो यहाँ थोड़ी सी जो स्किन है वो टाइट है, हार्ड है, यहाँ की स्किन सॉफ्ट है। तो जब हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो तुरंत थप्पड़ हमारे भी लगता है, हर एक काम का उल्टा रिएक्शन होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब भी आप मान लीजिए ये एक चेयर है ना, फॉर एग्जांपल, इस चेयर के ऊपर आप बैठते हो, है ना, तो ये बुक रखी है, फॉर एग्जांपल एक बुक रखी है टेबल के ऊपर, तो इसका मास mg किधर फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ, टेबल के ऊपर, टेबल पे नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये जो टेबल है अगर उसको रिएक्शन दे पाया, उतनी रिएक्शन दे पाया, दे ही देते हैं वैसे हम देखते हैं। ठीक है, ये एक्शन नीचे की साइड और ये क्या है, रिएक्शन। समझ गए कि नहीं। अगर एक्शन और रिएक्शन देखो, एक्शन और रिएक्शन इक्वल ही होते हैं, क्या क्या कंडीशन है भाई, एक्शन और रिएक्शन इक्वल हो सकते हैं, रिएक्शन जो है वो लेस देन हो सकता है, लेकिन रिएक्शन ग्रेटर देन कभी नहीं हो सकता एक्शन से। ये चीज़ जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको पता है एक बुक रखी है, mg नीचे फोर्स लगा रही है, mg अगर ऊपर लगा पाया, लगाता ही है टेबल, तो ये रुकी रहेगी यहीं पे, एक्शन, और ये क्या है, रिएक्शन। ठीक है, और अगर नहीं लगा पाई, मान लीजिए एक चेयर है ना, और युद्धवीर उस पर जाके बैठ जाता है, अब चेयर जो है वो इसको सहन नहीं कर पाई, एक्शन तो लगाया लेकिन चेयर उतनी रिएक्शन नहीं दे पाई, तो टूट जाएगी चेयर। ठीक है, ये तो हो सकता है, तो ये पॉसिबल है। अगर ऐसा हुआ तो आप नीचे जाओगे, सीधी बात है, रिएक्शन कम मिला तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, रिएक्शन ज़्यादा हो एक्शन से। भाई युद्धवीर बैठा और चेयर ने अपने आप ऊपर उठा दिया, ऐसे तो कोई और चीज़ नीचे लगी होगी, जैक वगैरह, जिसने ऊपर उठाया फिर, है ना। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि रिएक्शन ग्रेटर देन एक्शन हो जाए।
ठीक है, तो ये एक्शन और ये रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इम्पल्स क्या होता है। अगर सेकंड लॉ समझ में आता है तो इम्पल्स भी समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।